बच्चों हम लोग पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे। 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल पर एंट्री करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एंड द सेकंड केस हमने डिस्कस किया था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के पाथ पे जब एंट्री करेगा तो पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा। इस प्लेन ऑफ द सर्कल जो होगा, प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑलवेज कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो प्लेन ऑफ द सर्कल जो होगा बच्चों वो होगा हमारा XY प्लेन, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि मैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 ही जगह फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो फोर्स वर्क डन करता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, कितना, W इज इक्वल टू QV। ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या घटती है एज पर द वर्क डन। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने या घटाने का जो काम है, इंक्रीज या डिक्रीज करने का जो काम है, या स्पीड को चेंज करने का जो काम है, वो किसका है, इलेक्ट्रिक फोर्स का है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड को वेरी करता है, काइनेटिक एनर्जी को वेरी करता है। बट मैग्नेटिक फोर्स के लिए वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होता है, 0, ठीक है। 0 वर्क डन का मतलब ये हुआ कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन 0 मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। मैग्नेटिक फोर्स हैज़ डन नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस डिस्कशन पर, हैं। और देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड, प्रोटॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन a0 टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। जब प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया, रूम में रेस्ट, पहले पार्ट में दिया हुआ रेस्ट से रिलीज किया, कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन इज द चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ a0 टुवर्ड्स वेस्ट, क्लियर। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, जब इसको नॉर्थ के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, कितने से, विद अ स्पीड v0, नॉर्थ की डायरेक्शन में जब स्पीड दी गई v0, तो क्या कह रहा है, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3a0, तब वो 3a0 एक्सेलरेशन से मूव करता है। कहाँ मूव करता है, वेस्ट की ही दिशा में, टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पर भी वेस्ट, यहाँ पर भी वेस्ट। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन द रूम। तो पहले कंडीशन में अगर हम इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, पहले कंडीशन में कौन सा पार्टिकल, कौन सा, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस ई। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ई चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इनिशियली रेस्ट में है और एक्सेलरेट किया कहाँ, वेस्ट की दिशा में a0 एक्सेलरेशन से। तो आप जानते हैं कि रेस्ट में जो फोर्स लगाता है वो कौन लगाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तभी लगाएगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की कंडीशन में होगा। तो इसका मतलब पहले केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इनिशियल जो एक्सेलरेशन आ रहा है इनिशियली चार्ज पार्टिकल में, वो किस वजह से आ रहा है, ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। तो सिंस पार्टिकल इज एट रेस्ट, फर्स्ट केस में पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है, सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल exert फोर्स ऑन पार्टिकल। कितना होगा पार्टिकल पे फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ई, F इज इक्वल टू QE, ठीक है।
और ये फोर्स जो है किस फॉर्म में अपीयर होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे। ये फोर्स ही क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अगर m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो ये ma किसके बराबर होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, ma0 के, जहाँ a0 क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो एक्सेलरेशन इसने दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना है, E इज इक्वल टू जो मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, इतनी है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर कहाँ लगता है फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, वेस्ट की दिशा में। इसका मतलब ये फील्ड जो है वो कहाँ है, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट है। आगे क्या कह रहा है, अगला केस में क्या कह रहा है, अगले केस में कह रहा है व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई हमारी, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई हमारी यहाँ ईस्ट की दिशा में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ वेस्ट की दिशा में चली आई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की डायरेक्शन में चली आई। अब कह रहा आगे, जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्थ की दिशा में, कितनी स्पीड से, v0 स्पीड से, जब इस पार्टिकल को v0 स्पीड से नॉर्थ की दिशा में प्रोजेक्ट करते हैं तो इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट। तब इसमें जो कितने एक्सेलरेशन से मूव करता है, फोर्स व्हेन इट इज रिलीज, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड कितना, v0। तो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन जो है, तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन कितना आता है, कितना आता है बच्चों, 3a0। ठीक है, 3a0 आता है, कहाँ आता है, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड के आने की वजह से, a0 एक्सेलरेशन तो इसमें आ ही रहा था, a0 एक्सेलरेशन तो आ ही रहा था। क्या कर दिया मैंने, ये ma0 अपॉन e, ma0 अपॉन स्मॉल e। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ma0 अपॉन स्मॉल e। तो मैंने क्या कहा कि ये जो है इतना एक्सेलरेशन तो इसमें आ ही रहा था a0 रेस्ट की वजह से। तो अब आप चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उतना ही लगता है F=Q, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक, अब मोशन में आने की वजह से क्या होगा, मोशन में आने की वजह से एक एडिशनल फोर्स और लगेगा, और लगने लगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एडिशनल फोर्स और लगने लगा ना, तभी तो ये एक्सेलरेशन आया इसमें, कितना, 3a0 आया। अब अगर मैं इस 3a0 एक्सेलरेशन को, इसके इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को मैं तोड़ दूं तो ये a0 प्लस 2a0 हो जाएगा। ये किसकी वजह से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन आया है वो कौन सा आया है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, मोशन आने की वजह से उसने भी फोर्स लगा दिया, उसने भी फोर्स उसी दिशा में लगाया। अब जब उसी दिशा में फोर्स लगाया तो इस फोर्स की दिशा से, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा ये है Fm, इस दिशा से हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। क्या कर रहे थे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर्स को, पाम को पुश करेंगे। जब पाम को पुश करेंगे तो वो पुश जो होगा फोर्स की दिशा को बताएगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखा, देखो नॉर्थ की दिशा में गया प्रोटॉन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब इनवर्ड आएगी। इनवर्ड मतलब यहाँ क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और पाम को पुश करोगे तो इधर मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, इधर मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। तो वेस्ट की दिशा में एक्सेलरेशन आया इलेक्ट्रॉन में, वेस्ट की दिशा में एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से, वेस्ट की दिशा में एक एक्सेलरेशन आया इलेक्ट्रॉन में a0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 2a0 आया इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन रखो थंब को, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखो फिंगर्स को, राइट हैंड पाम रूल, पाम को पुश कर दो। जब पाम को पुश करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली होती हैं, बोर्ड में ऐसे दिख रही हैं आपको, हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ है। तो नॉर्थ की दिशा में गया कौन, प्रोटॉन, तो वेलोसिटी की दिशा में रखा थंब को, और वेस्ट की दिशा में लगा फोर्स, नीचे को रखा फिंगर्स को, पाम को पुश कर दिया। तो पुश करोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं, क्या आएगा फोर्स, तो फोर्स जो होगा, ये मिटा दूं, ये आपका फील्ड आ गया, तो फोर्स m इज इक्वल टू, ना मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा Fm इज इक्वल टू BQV। BQV मतलब B इज फाइंड करना है, Q इज E, ठीक है, और V इज V0, और ये किस क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा m इंटू 2a0, ठीक है। 3a0 में से a0 आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बाकी बचा हुआ 2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इम्पार्ट हो रहा है, सेम वेस्ट की दिशा में। तो आपका B जो है वो कितना आ जाएगा, 2m a0 अपॉन BV0, EV0, ये आ गया। कहाँ आएगी ये फील्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली अभी, ठीक है, ma0 अपॉन E। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। केस 3 देखें बच्चों, केस 3 है व्हेन थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। हम पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। 0, 180, 90 का केस हम देख चुके हैं। अब इनके अलावा अगर कोई और एंगल है तो वो केस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल और इक्वी स्पेस लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, ये चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पे, किसी वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पे एंट्री करता है। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q और मास m है, मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पे एंट्री करता है v वेलोसिटी से। तो हमने क्या करना है, इस पार्टिकल के पाथ को डिस्कस करना है। तो पाथ को डिस्कस करने के लिए मैंने क्या किया, मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी को तोड़ रहा हूं, अलोंग, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मैंने एक लाइन ले ली, और एक लाइन ले ली मैंने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस वेलोसिटी को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो जिससे थीटा बनता है वो क्या होता है, कॉस, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को तोड़ूं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेगा मुझे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दिशा में है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा मुझे वो मिलेगा v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, जिससे कंपोनेंट जिससे एंगल बनेगा थीटा वो होगा कॉस, और ये वाला कंपोनेंट होगा साइन, और ये कंपोनेंट जो है मुझे वो क्या मिलेगा बच्चों, ये जो कंपोनेंट है ये मुझे मिलेगा v sin थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस दिशा में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, जरा देखें ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो इस v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इस v cos थीटा और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और इस v sin थीटा और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह दूं, v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के
बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक, जब 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 अभी हमने पिछली क्लास में देखा है, जब थीटा 90 डिग्री होगा, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्या होगा, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो ये v साइन थीटा जो होगा इस चार्ज पार्टिकल को कैसा पाथ दे देगा, सर्कुलर पाथ दे देगा। जो ये v साइन थीटा होगा, ये v साइन थीटा इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मेरा ये प्लेन है, ये मेरी हथेली है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो चार्ज पार्टिकल इस हथेली में घूमेगा। ठीक है, इस हथेली में घूमेगा, मेरी पाम, ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इज द परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, व्हाटएवर, उसको हम निकाल सकते हैं कैसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर को, पाम को पुश कर देंगे। जब पाम को पुश करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है, इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है ये, देखो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स है और ये वेलोसिटी है फिंगर्स की, अंगूठे की दिशा में। तो चार्ज पार्टिकल कैसे टर्न होगा, ऐसे टर्न होगा। तो इस प्लेन में कैसे घूमेगा, मेरे इस वाले प्लेन में, मेरे हथेली वाले प्लेन में कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, यही ना है सिचुएशन, जब जैसे मेरी हथेली रखी हुई है, ठीक है, कहाँ, वेलोसिटी की दिशा में रखोगे थंब को, वेलोसिटी की दिशा में रखोगे थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखोगे फिंगर को, ऐसे ही ना रखोगे, पाम को पुश करोगे। देखो वेलोसिटी की दिशा में रखोगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखोगे फिंगर को, पाम को पुश करोगे। जब आप पाम को पुश करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा आपका, इनवर्ड आएगा फोर्स। तो फोर्स के इनवर्ड आने का मतलब, और प्लेन ऑफ द प्लेन कहाँ है, ये है, तो फोर्स तो इनवर्ड गया और वेलोसिटी ये है। तो चार्ज पार्टिकल इनवर्ड, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो इनवर्ड फोर्स गया, यहाँ सेंटर है सर्किल का, ये वेलोसिटी है, तो ऐसे टर्न होगा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ऐसे टर्न होके, अब ऐसे टर्न होके तो खाली v साइन थीटा नहीं, v साइन थीटा के साथ साथ साइमल्टेनियसली v cos थीटा भी एक्ट कर रहा है। जब v cos थीटा भी एक्ट कर रहा है तो ये v cos थीटा अलोंग द फील्ड लेके जाएगा। जब v cos थीटा अलोंग द फील्ड मैग्नेट लेके जाएगा तो ऐसे टर्न लेता हुआ आगे की तरफ को बढ़ेगा, ऐसे टर्न होके आगे की तरफ को बढ़ेगा। जब चार्ज पार्टिकल ऐसे टर्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड में टर्न होगा, तो टर्न होता हुआ आगे की तरफ को बढ़ेगा। ठीक है, ये v cos थीटा अलोंग द फील्ड मैग्नेटिक लेके जाएगा। तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल पाथ किसे कहते हैं, जैसे आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, आपकी जो नोटबुक है उसकी जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, बुक्स की भी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, जैसी स्पाइरल बाइंडिंग होती है वैसे पाथ पे जाएगा। सर्कल घूमते घूमते स्पाइरल बाइंडिंग में आगे की तरफ को बढ़ा होता है, तो पार्टिकल सर्कल घूमते घूमते आगे की तरफ को बढ़ेगा। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ऐसा पाथ होगा। यहां से ऐसे घूमेगा पार्टिकल, ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये v cos थीटा लाइन ध्यान देना, ये जो एक न्यूमेरिकल के लिए इस बात को ध्यान देना, मैं जो ग्राफ पाथ जो प्लॉट कर रहा हूं, ये जो v cos थीटा लाइन है, v cos थीटा जो लाइन है, ये जो लाइन है, जहां जिस लाइन के अलोंग v cos थीटा है, वो लाइन इस हेलिकल पाथ पे, इसे हेलिकल पाथ कहते हैं, हेलिकल पाथ पे टेंजेंट होगी। मींस चार्ज पार्टिकल आफ्टर एवरी वन कंप्लीट रोटेशन, यहां से यहां तक जाते जाते इसका यहां से चला, जब वापस यहां आ जाएगा घूम के, एक रोटेशन कंप्लीट होगा। आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इस v cos थीटा लाइन को टच करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर एक रोटेशन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आगे एक रोटेशन हो गया। तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन जो होगी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये v cos थीटा लाइन, ये v cos थीटा जिस लाइन के लॉन्ग है वो लाइन इस पाथ पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक, तो v परपेंडिकुलर जो होगा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा गिव्स क्या, गिव्स सर्कुलर पाथ टू द चार्ज पार्टिकल while
V parallel is equal to V cos theta moves the particle means moves the charge particle along magnetic field, along magnetic field simultaneously, along magnetic field simultaneously, ठीक है. Hence resultant path will be helix या हेलिकल पाथ. हेलिक्स होगा, ठीक है. हेलिकल पाथ में जा रहा होगा पार्टिकल. क्लियर हो गया बच्चों. तो इस हेलिकल पाथ का अगर हम रेडियस निकालें, रेडियस ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ, इस हेलिकल पाथ में जो सर्कल है, जो आपकी स्पाइरल बाइंडिंग में जो सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस निकालें. तो रेडियस क्या बच्चों, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू. वी कौन है यहाँ, कौन दे रहा सर्कुलर पाथ, एम वी परपेंडिकुलर. तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू, ये इसका रेडियस है, ठीक है. वी परपेंडिकुलर जो है वो इसको सर्कुलर पाथ पे लेके जा रहा है. तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो होगी एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू, यानी वी परपेंडिकुलर रख दो, क्या आ जाएगी, एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू. ये इसका रेडियस है, ठीक है. नाउ टाइम पीरियड निकालें. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल ऑन हेलिकल पाथ. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, या क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन और वन सर्कल, ठीक है. वन रिवोल्यूशन या वन सर्कल ऑन हेलिकल पाथ. हेलिकल पाथ पे एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, तो हेलिकल पाथ पे एक सर्कल में कितना चलेगा, 2 पाई आर चलेगा. सरकमफेरेंस, ठीक है, 2 पाई आर. किस स्पीड से चलेगा सर्कल पे, इस वी परपेंडिकुलर स्पीड से चलेगा. वी परपेंडिकुलर सर्कल पे जो लेके जा रहा है वो वी परपेंडिकुलर लेके जा रहा है, ठीक है बच्चों. तो R इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, R कितना है, 2m अपॉन वी परपेंडिकुलर, और R कितना है, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू है. एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू है. तो वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर कट जाएगा. तो टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू है. किससे इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ वी. पिछली क्लास में भी हमने देखा था, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है. टाइम पीरियड जो है वो कितना आ गया हमारा, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. तो अब फ्रिक्वेंसी अगर देखें, हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे यहाँ, ये टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन हेलिकल पाथ है. कैसे कंप्लीट होगा, जो आपकी रिंग है उस रिंग को कट करो और दोनों जो रिंग के एंड है पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, ठीक है. पकड़ के दोनों रिंग को, दोनों एंड को जब आप डिस्प्लेस करोगे, दोनों एंड अगल बगल होंगे, जब आप उनको डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, तो उस एंड से इस एंड तक जब आप चल के जाओगे तो कितना डिस्टेंस चलोगे रिंग के ऊपर, 2 पाई आर. लेकिन 2 पाई आर चलते चलते अलोंग भी बढ़ जाओगे, अलोंग द रिंग बढ़ जाओगे. फ्रीक्वेंसी निकालें बच्चों. फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड. और जब 1 अपॉन टाइम पीरियड करूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम. अगेन किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूं अगर, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. और जब यहाँ एफ डालोगे तो ओमेगा जो है वो कितनी आएगी आपके, बी क्यू अपॉन एम. तो ये भी किससे इंडिपेंडेंट है, वी से इंडिपेंडेंट है. तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा वी से इंडिपेंडेंट रहते हैं. किसी भी एंगल पे एंट्री करे, 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री करे या किसी और एंगल पे एंट्री करे, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ चेंज आता है स्पीड में चेंज आने की वजह से. बाकी किसी चीज़ों में चेंज नहीं आता, ठीक है. नाउ पिच.
पिच देखें, पिच क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। ये हेलिकल पाथ है, ये हेलिकल पाथ है देखें, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ठीक है। प्लेन ऑफ द सर्किल इन हेलिकल पाथ इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। पिच क्या है? एक कंप्लीट रोटेशन में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन में एक कंप्लीट सर्किल पूरा करते करते अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जितना चलेगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एक पूरा सर्किल कंप्लीट करते करते अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जितना चलेगा वो डिस्टेंस पिच कहलाएगी, ठीक है। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड पिच निकालना है, PITCH, पिच, ठीक है। तो पिच अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कौन चला रहा है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को चला रहा है V पैरेलल इज इक्वल टू V cos थीटा। इस कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। V cos थीटा के बीच का एंगल V cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो V cos थीटा के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये क्या बनी रहेगी? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस कांस्टेंट स्पीड से अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, तो क्या होता है पिच? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक पूरे रिवोल्यूशन में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P से इसको डिनोट करते हैं, तो पिच हो जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक पूरा रिवोल्यूशन कितने समय में पूरा कर रहा होगा? एक टाइम पीरियड में। एक सर्किल पूरा होते होते अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, और इस एक पूरे सर्किल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो पिच आ जाएगी आपकी V पैरेलल इज V cos थीटा और टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन BQ। तो पिच आपकी आ गई P इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन 2 पाई m V cos थीटा अपॉन BQ। और आफ्टर एवरी पिच, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पिच है, फिर अगेन पिच, आफ्टर एवरी पिच ये V cos थीटा लाइन को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। V cos थीटा जिस लाइन के अलोंग है उस लाइन को टच करेगा आप चार्ज पार्टिकल आफ्टर एवरी पिच, ये याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डिस्कशन था, चार्ज पार्टिकल के पाथ का डिस्कशन था इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, magnetic force on current carrying wire in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। 10th क्लास में आपने फोर्स की डायरेक्शन को निकाला था फ्लेमिंग रूल लगा के, यहाँ पे उस फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो फोर्स के कैलकुलेशन को करें अगर हम, फोर्स कैसे निकलेगा कि मान लो सपोज ये कोई वायर है, ये लॉन्ग वायर है, लंबा सा बड़ा सा वायर है, इसकी L लेंथ, इतनी लेंथ, जितना मैंने क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा दिखाया है, मैग्नीफाइड व्यू दिखाया क्रॉस सेक्शन का, सिर्फ इतनी लेंथ ऑफ द वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ले लेता हूँ इनवर्ड, ये इनवर्ड में क्रॉस इनवर्ड फील्ड को बताता है, आप जानते हैं, बता चुका हूँ मैं पिछली क्लास में। फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। याद रखेंगे वायर की जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी सिर्फ उतनी ही लेंथ के ऊपर फोर्स लगेगा। जो ये आउटसाइड लेंथ है वायर की, ये जो लेंथ है, ये जो पोर्शन है, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा उस पोर्शन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा,
ठीक है। तो जितना पोर्शन वायर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ उतने ही पोर्शन के ऊपर फोर्स लगेगा। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स कितना होता है, Fm = q × v क्रॉस b अगर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो Fm = -q × v क्रॉस b। ठीक है। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, करंट किस वजह से फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट करते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट इधर को फ्लो कर रही है तो अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लूँ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पकड़ लूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट कर रहा होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया तो ये कहाँ ड्रिफ्ट कर रहा होगा, इस दिशा में ड्रिफ्ट कर रहा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा होगा। कैसा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd। तो a जो है, ये क्रॉस सेक्शन है वायर का। a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेट a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया है। l क्या है, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। टोटल लेंथ नहीं है, उतनी लेंथ जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो है L। n जो है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो ड्रिफ्ट करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल n। ठीक है। vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। I क्या है, करंट इन द वायर, करंट इन द वायर। ठीक है, I है करंट इन द वायर। A क्या है, A तो मैंने ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, vd भी ले लिया मैंने। E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और B जो है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B यहां पे है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। नाउ मैं निकाल लूं बच्चों, यहां अगर मैं निकाल लूं फोर्स, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं फोर्स निकाल लूं, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं। फोर्स कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना vd वेलोसिटी से, vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की दिशा में रखेंगे थंब को, अगर नेगेटिव है तो थंब नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। कौन सा पार्टिकल है यहाँ, नेगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ड्रिफ्ट कहाँ कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट। तो फोर्स निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके अपोजिट में रखूंगा थंब को, रख दिया थंब को। मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड है इस दिशा में रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखूंगा फिंगर को, रखा फिंगर को, रखने के बाद पाम को पुश करूंगा। जब पाम को पुश करूंगा तो इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहाँ लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है फोर्स, इस दिशा में, ऐसे अपवर्ड दिशा में यहाँ फोर्स लग रहा है। ये फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस फोर्स को मैं कह रहा हूँ DFM, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन वायर, वायर में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, DFM = -E × V क्रॉस B। V कितना है यहाँ, VD क्रॉस B, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड माइनस क्यों लिया मैंने साइन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव होगा तो माइनस क्यू लेंगे और पॉजिटिव होगा तो प्लस क्यू लेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज पे लगेगा Q × V क्रॉस B, और माइनस चार्ज पे लगेगा -Q × V क्रॉस B। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन L लेंथ ऑफ वायर, वायर की L लंबाई में टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जरा देखें तो सही। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जो L लेंथ है इसका वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया AL, NaL। तो जितनी वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतनी लेंथ में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे होंगे वायर के अंदर, ठीक। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स दिखाया है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम दिशा में, अपवर्ड, ठीक है। तो पूरा का पूरा वायर एक रिजल्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। वो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इन दिस लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। तो नाउ टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Fm इज इक्वल टू जितने वायर में जितनी लेंथ उसकी है उतनी लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो Fm इज इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या आएगा, Fm इज इक्वल टू आएगा NaL इंटू, यहाँ रखूँ ये तो क्या आएगा, माइनस ऑफ E इंटू VD क्रॉस B, ये आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं Fm इज इक्वल टू माइनस ऑफ NeA VD, NeAL इंटू VD NeAL इंटू VD माइनस क्रॉस B। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, NeALVD माइनस साइन इस टर्म के साथ रखा, क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। नाउ सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू NeAVD, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू NeAVD, ठीक है। दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दूं, IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeALVD, ठीक है। तो मैंने ये वेक्टर है, यहाँ देखें, यहाँ वेक्टर लगा हुआ, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, करंट इनटू लेंथ। लेंथ क्या, वो लेंथ जो लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये पूरी वैल्यू जो है IL के बराबर है। L से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, IL के बराबर है। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में देखूं तो वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा बच्चों, वेक्टर की फॉर्म में देखने के लिए जो हमारा सिंस जो हमारा ये जो वेक्टर है NeAL, इधर मुझे क्या मिला, NeALVD, इसके ऊपर अगर मैं वेक्टर एरो लगाऊं, ये जो है हमारा, ये कहाँ है, ये हमारा एक्ट करेगा, एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ VD। VD कहाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दिशा में है, ये वेक्टर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दिशा में है, ठीक है। और अगर मैं I करंट के ऊपर तो वेक्टर एरो नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे किसके ऊपर एरो लगाया, मैंने L के ऊपर एरो लगाया, ठीक है। L ये अब मेरा वेक्टर हो गया, कहां से कहां तक होगी, ये जो वेक्टर है IL, ये एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके यहां इस चैप्टर में, जिसको हमें बायो सेवर्ट लॉ में इस वेक्टर की बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। जब वायर की लेंथ के ऊपर वेक्टर एरो लगाकर करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये करंट एलिमेंट कहलाता है। करंट एलिमेंट वेक्टर है, ये करंट वेक्टर नहीं है, ये करंट एलिमेंट है। ये एलिमेंट कितनी लेंथ है इस एलिमेंट की, L लेंथ है, और इस L लेंथ में ये इतनी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर है। इस करंट एलिमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, करंट वेक्टर नहीं बच्चों,
करंट एलिमेंट वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जब भी IL वेक्टर होगा आपका, तो ये IL वेक्टर वायर की लेंथ के अलोंग एक्ट करेगा, किस दिशा में, करंट की दिशा में। करंट इधर फ्लो कर रही है तो ये IL वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर कहलाता है, करंट एलिमेंट वेक्टर। ऐसे करंट एलिमेंट वेक्टर आपको कह सकते हैं, कॉमा एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कहां एक्ट कर रहा है, एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ VD की जगह में, VD कहां है, अपोजिट टू द करंट, तो VD की जगह मैं क्या लिख दूं, एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये वेक्टर करंट की दिशा में है, ये वेक्टर करंट के अपोजिट दिशा में है, और इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल तो है नहीं, ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो बता रहा है, बट ये वेक्टर इक्वल नहीं है। वेक्टर क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये करंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, एक न्यू वेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, याद रखेंगे आपको, करंट की डायरेक्शन में आएगा ये वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने इसको अगर मैं इसकी डायरेक्शन में लेके आ जाऊं, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो अगर NEALVD कहाँ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो माइनस ऑफ NEALVD कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और माइनस ऑफ NEALVD का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, IL के ही बराबर होगा। ठीक है, बट IL जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ NEALVD के। इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो माइनस ऑफ NEALVD की जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, IL लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, FM जो है क्या आएगा मेरे बच्चों, IL, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे IL डाल दिया। ठीक है, इसकी जगह पे मैंने IL लिख दिया क्रॉस B। ये आपका जो है फोर्स आ गया ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, FM इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड देखें हम यहाँ, ओनली मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ FM कितना होगा, FM का मैग्नीट्यूड, FM का मैग्नीट्यूड होगा ILB साइन थीटा या BIL साइन थीटा। ठीक है, I है करंट इन द वायर, L वो लेंथ जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, दैट लेंथ ऑफ द वायर विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन IL एंड B। थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल है। वो दो वेक्टर कौन है, IL वेक्टर एंड B वेक्टर। IL वेक्टर कहाँ होगा, याद रहे IL वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट की दिशा से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लेना है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा का एंगल लेना है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेक्टर करंट की डायरेक्शन में है, तो थीटा जो है एंगल बिटवीन IL एंड B है। ठीक, नाउ डायरेक्शन देखें अगर हम FM की, या इसी डिस्कशन में देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, अगर थीटा 0 है, साइन 0 0, साइन 180 0, तो FM इज इक्वल टू 0 होगा। कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है या इनवर्ड है, तो वायर अगर ऐसे रखा हुआ
वायर ऐसे रखा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड करंट वायर में ऐसे चल रही है, ऐसे मैग्नेटिक करंट चल रही है, तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का IL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और अगर करंट अपोजिट चल रही है तो एंगल 180 डिग्री है, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मीन्स अगर वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और वायर इसी दिशा में रखा हुआ, इसी दिशा में रखा हुआ, मैग्नेटिक वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, करंट ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड केस है हमारा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से FM जो है वो क्या आएगा, ILB या BIL। ठीक है, BIL, ये कैसा फोर्स होगा, साइन 91 होता है ना, मैक्सिमम फोर्स होगा। जैसे यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, फिगर में थीटा 90 डिग्री है, IL इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और IL इधर है। ठीक है, ये सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सॉरी IL इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंगूठे की डायरेक्शन में इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के और IL के बीच का एंगल, करंट की दिशा के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर ना। थर्ड जो केस है यहाँ पे, नेक्स्ट जो केस है वो है डायरेक्शन ऑफ FM। नेक्स्ट जो केस है वो है डायरेक्शन ऑफ FM, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। BIL साइन थीटा सबको पता है, डायरेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए जब भी वायर दिया हुआ होगा आपको डायरेक्टली फोर्स लगा देना है, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन लिख रहे होंगे तो डायरेक्शन लिखने के लिए अंदर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल के एक्सप्लेन किया, ऐसा आ रहा है फोर्स। ठीक, ये ज़रूरत नहीं है, आपने पूरे वायर पे करंट की दिशा में देखना है। थंब जो रखना है, याद रखें, वह यही रूल लगेगा हमारा। इस रूल का नाम राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल ही लगेगा सब जगह, यहाँ भी राइट हैंड पाम रूल। थंब को कहाँ रखेंगे, इस वायर पे फोर्स निकालना है तो थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। थंब को कहाँ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में। 10th में आपने फ्लेमिंग रूल लगाया था, तो अगर आप फ्लेमिंग में कंफर्टेबल हैं तो फ्लेमिंग लगा लें, जो चाहे वो लगा लें। हम राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं। ठीक है, आप भी इसी को लगाएं, एक ही पैटर्न को फॉलो करें। तो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर को, पाम को पुश करेंगे। जो पाम पे पुश होगा वो हमें क्या बता देगा, फोर्स की दिशा को बता देगा। तो करंट की दिशा में रख दो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रख दो फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, पाम को पुश कर दो। पुश करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा, अपवर्ड दिशा में फोर्स आएगा। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ FM निकालने के लिए, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है बच्चों, देखें बन जाए शायद। ये राइट पाम है, अब राइट लग रही है, लेफ्ट लग रही है, राइट पाम है। ठीक है, ये लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ FM, राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल। तो इसको रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इसको रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ B। पाम को पुश करेंगे, FM की दिशा को बताएगा। पाम को पुश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा को बताएगा। ठीक है, याद रखें, करंट की दिशा में रखेंगे थंब को वायर के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखेंगे फिंगर्स को, पाम को पुश करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकल के आएगा। ठीक है, एक नोट यहाँ पे लिखेंगे, क्या है नोट, एक नोट यहाँ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अबव एक्सप्रेशन इज वैलिड, अबव एक्सप्रेशन इज वैलिड। नीचे नोट लिखें, ओनली फॉर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर। ये नोट लिख लें अपने रेफरेंस के लिए। ये एक्सप्रेशन आप लगा रहे हैं तो आप किसके लिए लगाएंगे, ओनली फॉर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर। अगर कोई आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर है, टेढ़ा मेढ़ा वायर है, कोई लूप है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, एनी आर्बिट्रेरी शेप्ड के वायर पे ये फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर के लिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं।
नाउ फोर्स ऑन आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स आर्बिट्रेरी शेप्ड, ठीक है। आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर पे फोर्स देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आप याद कर लें इस बात को तो बहुत अच्छा है। कैसे आएगा इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। आपको करना क्या है पहले मैं वो बता दूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी और ये वायर है ACD, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रही है I। इस वायर पे, टेढ़े मेढ़े वायर पे आपने फोर्स निकालना है। तो इस टेढ़े मेढ़े वायर पे फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉलीगॉन लॉ पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पॉलीगॉन लॉ बताऊं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए डिस्कशन है बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक। कोई डेरिवेशन नहीं है, वो डेरिवेशन वही था आपके बोर्ड का। न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, ठीक है। ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप समझ लें, पहले समझ जानते हैं, 11वीं में पढ़ा है आपने। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल की दो लगातार आने वाली एक ही साइड से दो लगातार आने वाली साइड से एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो तीसरी साइड है, क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में, वो इनके रिजल्टेंट को बताती है। यानी R जो है वो क्या होता है, A+B होता है। ये आपका पॉलीगॉन लॉ है। ट्रायंगल भी तो पॉलीगॉन होता है ना, 3 साइड का पॉलीगॉन ट्रायंगल लॉ कहलाता है। अगर हमने 10 वेक्टर को जोड़ना है तो 10 वेक्टर को या 3 वेक्टर को या 4 वेक्टर को या 5 वेक्टर को, ये एक पॉलीगॉन की ABCDE 5 लगातार आने वाली साइड से एक ही ऑर्डर में, देखो ये सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो छठी क्लोजिंग साइड होती है, जो छठी क्लोजिंग साइड होती है, वो इनके रिजल्टेंट को बताएगी। R इज इक्वल टू क्या होगा, A+B+C+D+E, ठीक। एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में एक पॉलीगॉन की n नंबर ऑफ साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो जो क्लोजिंग साइड होगी इस पॉलीगॉन की अपोजिट ऑर्डर में, वो उनके रिजल्टेंट को बताएगी, ठीक। अब जो हमने FM इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला I इंटू L क्रॉस बी, अभी हमने ये जो फोर्स निकाला FM इंटू I इंटू L क्रॉस बी, IL क्रॉस बी या I इंटू L क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, I स्केलर है बाहर रख के, ठीक है। ये जो फोर्स निकाला, ये फोर्स हमने किसके लिए निकाला, ओनली फॉर स्ट्रेट सेगमेंट निकाला। ये तो टेढ़ा मेढ़ा सेगमेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को लगा के फोर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा, एक छोटा सा, इसमें यहाँ पे करंट चल रही है, मान लो यहाँ दिखा दूँ करंट, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL लंबाई का, IDL, करंट की दिशा में बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट IDL। ये करंट एलिमेंट इतना स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ का एलिमेंट ले लिया। तो इस आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर में ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रेट होगा, नहीं होगा। तो इस ओनली इन दिस छोटा सा एलिमेंट, ओनली ऑन दिस छोटा सा एलिमेंट हम फोर्स निकाल सकते हैं, वो स्ट्रेट सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगा के। ये छोटा सा एलिमेंट स्ट्रेट होगा, कितना आएगा फोर्स, DFM इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस बी, I इंटू DL क्रॉस बी, ठीक है, ये आएगा। B इज द यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब ये जो यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट फील्ड, ये कॉन्स्टेंट फील्ड है, याद रखना, ठीक है। पैरेलल और इक्विस्पेस लाइन कांस्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना, पूरे वायर पे फोर्स निकालना है। तो पूरे वायर पे फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, DL क्रॉस B, ठीक है। I तो करंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गई। किस पे इंटीग्रेट कर दो, होल वायर पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक। अब B भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो। तो बाहर कैसे निकालोगे, इधर मत निकाल लेना, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं बदल सकते, ब्रैकेट लगा के यहाँ लगाओगे। कई इंटीग्रेशन से बाहर निकालने की आदत है, यहाँ निकाल के बैठा दो, इसको यहाँ निकाल दो, उठा के इसको उठा के यहाँ मत निकाल देना। क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर बदलते हैं तो वेक्टर बदल जाएगा, ठीक है। इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और इंटीग्रेशन के बाहर दिखा देंगे,
ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे और इंटीग्रेशन के बाहर दिखा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ ये वैल्यू इंटीग्रेट हो गई, ये क्रॉस भी इंटीग्रेशन के बाहर है। किस पे इंटीग्रेट करेंगे? होल वायर पे। अब आप कहेंगे सर डीएल का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, बहुत आसान सी बात हो गई। क्या होता है डीएल का इंटीग्रेशन? एल होता है, जैसे डीएक्स का एक्स होता है वैसे ही डीएल का एल होता है। नहीं बच्चों, यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन एल नहीं होगा, वो वाली बात नहीं लगेगी यहाँ। ठीक है, क्यों नहीं लगेगी बात? बिकॉज ये वेक्टर लगा हुआ है और इंटीग्रेशन किसको बताता है? समेशन को बताता है। तो ये समेशन है, किसका समेशन है? वेक्टर का समेशन है, स्केलर का समेशन नहीं है। स्केलर का समेशन होता, अगर ये स्केलर होता यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वायर की वो आ जाती। अगर ये वायर की लेंथ आपको कही होती 4 मीटर है तो 4 मीटर आंसर आ जाता। ये वेक्टर सम है मेरे बच्चों, ये वेक्टर लगा हुआ है यहाँ, ध्यान दें। ठीक है, वेक्टर सम करना है डीएल का। कौन से डीएल का वेक्टर सम? होल वायर पे जितने डीएल हैं सबका वेक्टर सम। होल वायर पे कितने डीएल है? ये होल वायर है आपका, ये होल वायर है। तो होल वायर पे कितने डीएल है? एक डीएल ये है, सबसे पहला डीएल तो ये है करंट की दिशा में, फिर डीएल ये है, फिर डीएल ये है, ऐसे डीएल 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 डैश 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 डीएल डीएल, लास्ट में डीएल ये। तो ये सारे डीएल एक ऑर्डर में मिलेंगे, ये सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर में मिलेंगे। और जब सारे वेक्टर जब एक ऑर्डर में आप ड्रॉ कर दें एन साइड के पॉलीगॉन से, तो इन सब का सम क्या होगा? इन सब का सम इस पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर, ये इन सब का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, ये आपको क्या मिल जाएगा? एडी वेक्टर। ये आपको एडी वेक्टर मिल जाएगा। इतनी छोटी सी बात, तो ये एडी वेक्टर मिल गया। तो एफएम जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आई इंटू एडी क्रॉस बी। इसलिए मैंने ए सी डी लिया था, ए बी सी नहीं लिया था, क्योंकि बी जो है बी बी भाई भाई हो जाएंगे। एडी एडी क्रॉस बी। ठीक है, तो लेंथ की जगह आपने क्या करना है? जो इस एक्सप्रेशन में आई इंटू एल क्रॉस बी है, इसमें एल आपने क्या लेना है? एल जो है वेक्टर एल, वो ए से एक एंड से दूसरी एंड की तरफ को ये वेक्टर लेंथ लेनी है। ठीक है, एडी एडी लेना है मैग्नीट्यूड में। तो आई इंटू एडी इंटू बी कॉस बी साइन थीटा हो जाएगा। एडी की जगह ये लेंथ आ जाएगी, एंड से एंड मिला के ये जो लेंथ मिलेगी ये मिल जाएगी। और थीटा क्या होगा? इस एडी का मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनेगा थीटा ये आएगा, यहाँ थीटा ये मिलेगा आई इंटू एडी क्रॉस बी। ऐसे आप फोर्स निकाल लेंगे आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर पे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसी पे क्लोज सेगमेंट देखें, ऑन क्लोज सेगमेंट ऑफ वायर फोर्स ऑन आर्बिट्रेरी शेप्ड कैसा है मेरा? क्लोज। अगर क्लोज सेगमेंट है ऑन क्लोज्ड सेगमेंट ऑफ वायर, अगर क्लोज सेगमेंट पे निकालना है फोर्स, तो क्लोज सेगमेंट कैसा? ये हमारा कोई क्लोज सेगमेंट है, मान लो ये क्लोज सेगमेंट है, इस पे फोर्स निकालना है। इसमें क्लोज लूप, किसी भी शेप की क्लोज लूप ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ये क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई, आइदर सर्कुलर शेप हो या ट्रायंगुलर शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप हो, इसमें करंट फ्लो कर रही है। मैंने इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स निकालने के लिए वही जो हमने किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकाल लिया, डीएल आई डीएल करंट एलिमेंट ले लिया, इस छोटे से करंट एलिमेंट पे फोर्स निकाल लिया, DFM इज इक्वल टू आई इंटू DL क्रॉस बी। और पूरे वायर पे फोर्स निकालने के लिए, पूरी लूप पे फोर्स निकालने के लिए इस पूरी लूप को उठा के इंटीग्रेट कर दिया। और जब इंटीग्रेट करोगे, चूंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, तो DL बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस बी बाहर आ जाएगा इंटू क्रॉस बी। ठीक है, क्या किस पे इंटीग्रेशन मारोगे? होल लूप पे, होल लूप, WHOLE होल लूप का होल लूप, कंप्लीट लूप। ठीक है, अब आप ये इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आएगी, जरा आप बुद्धि लगा लें तो सही, मेरे बताने से पहले इसकी बुद्धि लगाएं। क्या आएगी वैल्यू, जरा देखें तो सही हैं। एक एलिमेंट ये मिला, एक ये मिला,
ठीक है, एक एलिमेंट ये मिला, ऐसे मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए, लास्ट एलिमेंट ये मिला, तो ये पॉलीगॉन क्या हो गया? सारे एलिमेंट को जब मिलाओगे तो क्या होगा? पॉलीगॉन क्लोज्ड हो गया। तो जब आपका क्लोज हो जाए पॉलीगॉन, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले वेक्टर को, आप वेक्टर्स को एक पॉलीगॉन में सजा रहे थे, सजाते सजाते आपका पॉलीगॉन क्लोज हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी ये सब क्लोज हो गया, a b c d e f g ये क्लोज हो गया। तो इन सब का वेक्टर सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बताओ तो सही क्या आएगा? प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0। ऑल द वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन लॉ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं हो गई? क्या होगा इंटरेस्टिंग बात? जब भी होगी लूप, इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको? 0 0 वेक्टर, नल वेक्टर। इसका मतलब क्या आएगा? 4fm 0। ठीक है, तो जब भी कोई आर्बिट्रेरी शेप्ड लूप या एनी सिमेट्रिकल शेप लूप, किसी भी शेप का लूप, आइदर ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और एनी आर्बिट्रेरी शेप्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा? 0। कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये आपका फोर्स का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, लेक्चर को हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। है ये अगली क्लास में हमारा ये फोर्स वाला डिस्कशन आई होप खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ हमारा स्टार्ट होगा। ना क्वेश्चन है हमारा, ये दो आपके सेगमेंट करंट कैरिंग लूप रखे हुए हैं। बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 5 टेस्ला का यूनिफॉर्म फील्ड आपको दिया हुआ है। ये दो फिगर दिए हुए हैं, फाइंड फोर्स ऑन लूप इन फिगर 1 एंड फिगर 2। आपने फोर्स निकालना है। तो जरा देखें तो सही, सबसे पहले फिगर 1 को देखो। सो ही फिगर 1 का आपका आंसर क्या होगा? फिगर 1 जो है आपको सीधे क्लोज सेगमेंट मिल रहा है। देखो 2 एम्पियर करंट आके 2 एम्पियर करंट ऐसे घूम रही है। इसमें करंट जब लूप में घूम रही हो, यूं घूम रही हो, तो ये क्लोज सेगमेंट हो गया। और क्लोज सेगमेंट किसी भी शेप का होगा। ठीक है, तो फिगर 1 जो है वो क्या है? क्लोज सेगमेंट है, क्लोज लूप है। ठीक है, जब भी क्लोज लूप हो या क्लोज सेगमेंट हो, ठीक है, तो इन दैट केस फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अभी हमने देखा। तो पहले फिगर में तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, दूसरा फिगर अगर देखें हम, तो दूसरे फिगर में हमारे पास 2 सेगमेंट हैं, एक ए सी डी, इसका भी मैं रेडियस दिखा दूं, सिमिलर रेडियस है, यही 2 मीटर इसका रेडियस है। एक ए सी डी और दूसरा ए डी। ए सी डी में करंट ऐसे जा रही है और ए डी में ऐसे जा रही है। तो ए डी तो है स्ट्रेट और ए सी डी है आर्बिट्रेरी शेप्ड। ठीक, तो मैंने यहां फिगर 2 को करने के लिए मैं दोनों सेगमेंट को अलग अलग ड्रॉ कर दूं। एक तो ये है मेरा ए सी डी, ये ए, ये सी, ये डी। कितनी करंट है इसमें? 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, और कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ट। और एक मेरा ये है ए डी। ठीक है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ट।
तो दोनों मैंने ये दोनों सेगमेंट अलग अलग कर दिए। तो सबसे पहले अगर इस वाले सेगमेंट पे जो फोर्स होगा वो क्या करना है, मैंने एफ वाले सेगमेंट पे कौन सी लेंथ ले लेनी है, ये करंट की दिशा में ये वाली लेंथ ले लेनी है एडी। इस एडी लेंथ पे जो फोर्स होगा, ये एडी लेंथ कितनी आएगी, ये 2 मीटर रेडियस है, तो ये एडी लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। तो इसका मतलब इस आर्बिट्रेरी शेप्ड सेगमेंट पे और इस पे दोनों पे फोर्स क्या है, सेम है। कहाँ है फोर्स, इस पे फोर्स कहाँ है, इस पे फोर्स है करंट की डायरेक्शन में, एडी की डायरेक्शन में थंब को रख दो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्टेड फिंगर को रख दो, पाम को पुश कर दो, अपवर्ड है फोर्स, ठीक है। तो इस पे फोर्स कहाँ है, अपवर्ड। दोनों फोर्स का वेक्टर सम कर दो, अपवर्ड है किस पे, ACD पे, ACD पे, ये सी है। और इस पे कहाँ है, करंट के डायरेक्शन में रखो थंब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो फिंगर, पाम को पुश कर दो, इस पे भी अपवर्ड है। तो चूंकि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली जुड़ जाते हैं ना, ठीक है। तो फिगर 2 में जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, FACD पे फोर्स प्लस FAD पे फोर्स, सेम डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों। तो ACD पे आएगा BIL sin थीटा। अब देखें जरा DAD कहाँ, AD या फर्स्ट केस में किसके बीच का एंगल लेना है, AD के और मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, AD इधर है, तो थीटा 90 डिग्री। तो BIL I इंटू AD, ACD AD इंटू साइन 90, यहाँ पे भी B इंटू I इंटू AD वही आ जाएगा। तो ये है आपका 5 टेस्ला, ये है 2 एम्पियर, ये है 4, कि 5 इंटू 2 प्लस 4, 80 न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। 80 न्यूटन अपवर्ड दिशा में आ रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, अलोंग द पेपर अपवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग पेपर अपवर्ड, आपके पेपर के अलोंग अपवर्ड फोर्स आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप आर्बिट्रेरी शेप्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेट शेप पे भी निकाल सकते हैं, और क्लोज सेगमेंट पे तो 0 होगा, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन लगाइए, जो न्यूमेरिकल नहीं बनना है मेरे से पूछिए। ओके देन।